नमस्कार साथियों। मेरे पास लगातार टेलीग्राम चैनल पर और यूट्यूब चैनल पर क्वेरी आ रही थी कि थोड़ा सा पीसीएस के लिए कोई स्ट्रेटजी हो प्री के हिसाब से, तो उस पर थोड़ा सा हम लोग बातचीत कर सकते हैं। ठीक है। आप लोगों ने अगर टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन ना किया हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो वीडियोस पड़े हैं अभी लेटेस्ट उस पर दिया हुआ है, आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो उस पर एक चर्चा भी होती रहेगी और आपके जो मैं कमेंट सेक्शन है अगर टेलीग्राम में रहेगा तो उसको आसानी से रिप्लाई करने में ठीक भी रहता है। ठीक है। तो आ, हम लोग पूरा जो फोकस रखेंगे वो यूपी पीसीएस प्री पर रखेंगे। प्री को लेकर हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या उसका सिलेबस है, कैसे उसकी तैयारी हमको करनी है और किस प्रकार के सवाल आजकल पीसीएस हमसे पूछता है। ठीक है, और हमको उसको कैसे रिस्पॉन्स करना है। आपके पास 7 लाख स्टूडेंट बैठने वाला है और करीब आपको उसमें से 10,000 के 10 से 11 हज़ार में आपको अपनी जगह बनानी पड़ेगी, तब आप जाकर कहीं मेंस लिख पाएंगे। और मेंस की रणनीति जब प्री हो जाएगा हमारा तो उसके बाद करेंगे, क्योंकि वो आपसे प्रैक्टिस मांगता है। आपको जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ही अच्छा आपके लिए होगा। ठीक है ना। और मैंने कैसे मेंस पर फोकस किया था उस पर पूरी बातचीत हम लोग प्री के बाद करेंगे। अगर अभी यहाँ पर करेंगे तो एक तरीके से चीजों में बंटवारा हो जाएगा। ठीक है ना, हम भटक सकते हैं। तो अभी प्री को लेकर फोकस करेंगे क्योंकि प्री का एग्जाम हमारा नजदीक है। और अभी जब डिस्कशन करेंगे तो प्री हमारा जो है वो फोकस पे रहेगा और जो मेंस रहेगा उसके हम केवल एक ओवरव्यू देखेंगे कि उसमें क्या बात कही गई है। और जब पूरी हमें चीजों को समझना होगा तो मेंस जब हमारा आ जाएगा उस समय समझेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते। तो आपको पता है ये 2 घंटे का पेपर होता है, 200 नंबर का पेपर होता है। और करीब आपको 150 क्वेश्चन इसमें मिलते हैं नेगेटिव मार्किंग के साथ। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग इसमें आपकी रहती है। ठीक है, इसमें देखिए पहला जो दिया हुआ राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं, इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल भारत एवं विश्व का भूगोल, इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस, आर्थिक सामाजिक विकास मतलब इकोनॉमिक सेक्शन, और पर्यावरण पारिस्थितिकी मतलब आपकी इकोलॉजी, और पर्यावरण में आपका एनवायरमेंट, और समान विज्ञान में आपका जो बायोलॉजी हो गई, केमिस्ट्री हो गई या फिजिक्स हो गई। ठीक है, तो ये तो एक ओवरव्यू था। अब थोड़ा सा हम समझते हैं इसको डीप से। ठीक है, क्या इसका मतलब होता है। तो पहली बात तो दिया हुआ है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं। अब जैसे यूक्रेन का और रसिया का युद्ध चल रहा है तो आपको पता होना चाहिए यूक्रेन की राजधानी क्या है। ठीक है, जैसे कीव है इसकी राजधानी। ठीक है, और ये किस नदी पर स्थित है, तो नाइपर नदी पर स्थित है। ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको। और रसिया की राजधानी क्या है, ठीक है ना, ये पता होना चाहिए आपको। मॉस्को को कहाँ पर स्थित है, ये आपको एक मैप पर पता होना चाहिए, क्योंकि इधर से सवाल बनेगा, पक्का बनेगा इस बार। ठीक है ना। इसमें बिल्कुल श्योर रहिए। और इसके बाद देखिए भारत का इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन। तो भारत के इतिहास में तीनों इतिहास शामिल होते हैं, प्राचीन और मध्यकालीन और आपका जो आधुनिक भारत है वो भी शामिल है। तो इसमें आप देखिए सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक पक्षों की व्यापक जानकारी और उस पर विशेष ध्यान देना होगा, इस पर ऐसी बात की गई है। और राष्ट्रवाद का अभ्युदय एवं स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सामान्य जानकारी अपेक्षित है। तो अब देखिए इसमें जनरली पूछा क्या जाता है, इसमें पूछा जाता है उस समय की खास विशेषताएं। जैसे मैं कुछ आपको टॉपिक दे दूं, जैसे मौर्य काल। ठीक है, मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य और आपके अशोक कार्यकाल और बिंदुसार। ठीक है, और इसके बाद गुप्त काल। ठीक है, गुप्त काल और हर्षवर्धन, इसके बाद हर्षवर्धन काल। है ना, ये तो बहुत ही मुख्य है, इनको तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अगर 10 क्वेश्चन आपके प्राचीन भारत से आ रहा है तो 5 से 6 सवाल तो इन्हीं से कवर हो जाएंगे, इसके बाहर नहीं जाएंगे। ये 3 काल अगर आप सही से पढ़ लेते हैं तो। ठीक है, और इधर पे आप देखें मिडिवल वाले में हिस्से में तो आपको तुगलक वंश है और पहले गुलाम वंश है। ठीक है, और उसके बाद तुगलक तुगलक वगैरह जब आते हैं, तुगलक वंश हो गया। और आपको सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इसमें रहेगा मुगल काल। ठीक है,
मुगल काल से बहुत सारे सवाल बनते हैं, तो ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, मुगल काल में किस राजा ने अ, जैसे जजिया कर हटाया, या किस राजा ने उसको दोबारा लगाया, और कुतुब मीनार किसने बनवाई, ये सब चीजें आपको बिल्कुल एग्जैक्ट पता होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग जब पढ़ रहे होंगे तो आपको सजेशन दिया होगा बुक के बारे में, तो स्पेक्ट्रम के लिए सजेशन दिया जाता है, स्पेक्ट्रम आप बुक पढ़ें। ठीक है, और लेकिन इसके पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एनसीईआरटी 11th एंड 12th इसको जरूर पढ़ लें। ठीक है, उसके बाद स्पेक्ट्रम आपको एक गाइड की तरह काम करेगा, इसमें सब कुछ दिया हुआ है, फिर आप इसको पढ़ें आराम से, इसमें कहानी की तरह आपको मिल जाएंगी चीजें, और आपको स्पेक्ट्रम इसमें आपको एक गाइड की तरह सब कुछ इसमें आपको मिल जाएगा। और एक चीज है, एनसीईआरटी लोग कहते हैं ओल्ड या न्यू। ठीक है, तो वैसे तो ज्यादा प्रेफर किया जाता है ओल्ड, लेकिन ये प्रचलन में चला आ रहा है, आप न्यू भी पढ़ लीजिए, उससे कोई बड़ा इशू नहीं है आपके प्री की एग्जाम के लिए, इज सफिशिएंट। ठीक है, भारत एवं विश्व का भूगोल। भारत एवं विश्व के भूगोल की अगर बातचीत करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें पूछा गया है भारत एवं विश्व का भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल। इसका सीधा सा अर्थ होता है, भौतिक में तो जो आप पर्वत, पठार, मैदान और नदी, समुद्र, ये सब जो वगैरह आ जाते हैं, ये सब भौतिक में आ जाते हैं। सामाजिक का अर्थ हुआ कि समाज पर भूगोल का किस प्रकार से प्रभाव है, जैसे कि ट्रांस ह्यूमंस का आपने नाम सुना होगा, सर्दियों में वो पहाड़ों पर चले, यहाँ पर मैदानों में आ जाते हैं, और गर्मियों के समय वो पहाड़ों की ओर चल देते हैं। ठीक है, तो आप जब उत्तराखंड जाएंगे तो आपको वहाँ पर मिलेंगी ऐसी जनजातियाँ। ठीक है, और आई थिंक कुछ नाम मैं मिस कर रहा हूँ, ये दो जनजातियों के बड़े फेमस नाम है, वो उत्तराखंड में पाई जाती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, अभी नाम मुझे याद आ जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो ये सामाजिक बातें होंगी उसकी। और आर्थिक क्या है कि उनके अर्थ वो इसलिए जाते हैं क्योंकि ये उनसे अर्थतंत्र से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अर्थतंत्र से कैसे, वो जानवरों को चारा खिलाने के ऊपर जाते हैं। ठीक है, और वो उसको अपने जो जानवर होते हैं, उन जानवरों को, और वो चारा वारा खिलाकर फिर उनका जो मटेरियल होता है, या ऊन वगैरह होती है, या फिर दूध वगैरह होता है, वो सब बेचते हैं। तो ये सब उनके आर्थिक भूगोल से जुड़ा हुआ है, और आर्थिक भूगोल में जो मेजर पोर्शन आता है वो इंडस्ट्री का आता है। ठीक है, फला इंडस्ट्री कहाँ लगी हुई है, क्या कौन सी नदी के किस झील के किनारे ये शहर है, ये किस चीज के लिए फेमस है, जैसे आप अमेरिका की 5 झीलों के बारे में जानते होंगे। ठीक है ना, तो अलग अलग जगह पर अलग अलग चीजें हमको देखनी होती है। तो भारत एवं विश्व का भूगोल इस संदर्भ में हमको समझा जाता है। यहाँ पर तो केवल एक संदर्भ दे दिया गया है कि इतनी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि भौतिक में आपको क्या क्या देखना है, सामाजिक और आर्थिक। ठीक है, जब आप जैसे आपको भौतिक में डिवाइड कर दें, पर्वत, पठार, मैदान, पर्वत, पठार, मैदान। ठीक है, और आपका जो सी है, समुद्र है, वो देखना है। आप मौसम विज्ञान देखनी है आपको। ठीक है, कैसे मौसम बदलता है। ठीक है, और सॉरी, मौसम विज्ञान का नाम है जलवायु विज्ञान, इसका सही नाम है इसका जलवायु विज्ञान, क्लाइमेटोलॉजी नाम है इसका। जलवायु विज्ञान के अंतर्गत सूर्य ताप क्या होता है, ये सब चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि ये प्री में पूछा जाता है। वन और वन लाइनर, टू लाइनर सवाल रहते हैं, इसको आपको देखना चाहिए। भारतीय राजनीति एवं शासन संविधान। तो पॉलिटी पे हम लोग चर्चा ऑलरेडी कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि पॉलिटी में किस टाइप के सवाल आया करते हैं, ये भी वन लाइनर सीधे सीधे पूछे जाते हैं। ठीक है ना, इसमें ज्यादातर देखिए आप पंचायती राज, इसमें तो अलग से टॉपिक दीजिएगा, तो ये तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, इससे सवाल जरूर आएगा। और भारतीय राज व्यवस्था, राज व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, संस्कृति के अंतर्गत देश के पंचायती राज, उनका विकास, और क्या इस प्रकार से भारत की आर्थिक नीति, संस्कृति की जानकारी के प्रश्न होंगे।
तो कहने का मतलब ये है कि भारत के संविधान में हमारे क्या प्रावधान किए गए हैं पंचायती राज संबंधित, या किसी संस्कृति की सुरक्षा के लिए, भाषाई सुरक्षा के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं, और भारत की राज्य व्यवस्था जो है, कार्यपालिका, विधायिका, ये सब क्या होता है, किस अनुच्छेदों में इनकी बात की गई है, इस पर आपको एक थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए, ताकि आप प्री के एग्जाम को टैकल कर सकें। उसके जो सवाल वन लाइनर आते हैं उनको आप आसानी से हल कर सकें। अब यहाँ देखते हैं आर्थिक और सामाजिक विकास, ये इकोनॉमिक सेक्शन है। ये ये बहुत बड़ा है, ठीक है, लेकिन आपको उसको सीमित रखना है, ठीक है ना। आपको बता सकता है कोई कि इसमें बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ पंचवर्षीय योजनाएं आपको पता होनी चाहिए, वो भी सभी नहीं, कुछ स्पेशल की किस पंचवर्षीय योजना हमारी पॉजिटिव रही, कौन सी पंचवर्षीय योजना विफल हो गई, या किस में लास्ट की जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी उसका उद्देश्य क्या था, 11वीं का उद्देश्य क्या था, लास्ट की 2 योजनाएं आपको पता होना चाहिए। पंचवर्षीय योजना चालू कब की गई थी, ठीक है ना, और किस देश से हमने ये फॉलो किया था, ठीक है, ये सब चीजें हमको पता होनी चाहिए, ठीक है। और इन पे समय पर बदलाव आया, चैलेंजेस आए, वो क्या था, और पंचवर्षीय योजनाओं की जो उपलब्धियां थी वो सब क्या थी, ये तो सब आपको पता होना चाहिए कि पहले कृषि पर जोर दिया गया, फिर भारी उद्योगों पर जोर दिया गया, इस टाइप की चीजें। और कौन किस चीज को कौन सा मॉडल कहते हैं, ठीक है ना, हेराल्ड मॉडल, ये सब जो मॉडल्स आपने नाम सुने होंगे पंचवर्षीय के, एक तो इससे बहुत सवाल पूछे जाते हैं आर्थिक विकास में, और दूसरा आंकड़े बहुत पूछे जाते हैं, जैसे कि सबसे ज्यादा कौन सा राज्य सूरजमुखी का उत्पादन करता है, ठीक है, तो आपको कर्नाटक है। तो इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। गन्ने का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है, सब्जी का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है, यूपी में। तो ये सब चीजें आपसे पूछी जाएंगी, ये इकोनॉमिक आंकड़े वाले सवाल हो गए। ये आपका यूपी का जो बजट आता है उसमें भी आपको मिल जाएगा, किसकी एमएसपी बढ़ाई गई है, किसकी नहीं बढ़ाई गई है। तो सब तो फसलें याद नहीं कर सकते आप, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो विवाद में रहती हैं, जैसे गेहूं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट फसल है गेहूं, आपका धान हो गया, ठीक है, चना हो गया, मूंग हो गई, ये सब चीजें कुछ 5-6 आपको याद होनी चाहिए, मूंगफली हो गई, और सबसे ज्यादा किसको एमएसपी मिली, इस टाइप की चीजें इसमें पूछी जाती हैं। और साथ में इसके साथ आपको थोड़ा सा बजट का क्या इस बार का टॉपिक रहा, ये सब आपको देखना पड़ेगा, और नीति आयोग की स्थापना, नीति आयोग ने क्या बदलाव किए हैं, ये सब आपको एक नज़र बनाकर रखनी पड़ेगी। और ये सब करंट में आता रहता है, इसलिए टेंशन की बात नहीं है, करंट हम लोग कवर कर रहे हैं, ठीक है, तो ये करंट से आपका कवर हो जाएगा साथ। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें देखिए पर्यावरण में पारिस्थितिकी, अभी जब इकोलॉजी, इकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, और आसानी से कवर भी हो जाता है, ये आपको मुश्किल से 10 से 12 या 15 लेक्चर में ही कंप्लीट हो जाएगा आपका, जिससे आप आसानी से सवालों को हल कर सकते हैं। इसमें ज़्यादातर पर्यावरण प्रदूषण के क्या कारण है, ठीक है ना, CO2 की मात्रा सर्वाधिक कहाँ मिलती है, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ है, ओजोन होल कहाँ मिल रहा है, ये सब चीजें, ठीक है ना, ये सब आपके आती हैं। और इससे संबंधित संस्थाएं कहाँ पर स्थित हैं, जैसे WWE जो है ना, वो कौन सी संस्था है, कहाँ पर स्थित है, इसका हेडक्वार्टर क्या है, ठीक है, और टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, उसकी लोकेशन क्या है, ठीक है, कितनी, आप कितने टाइगर बचे हुए हैं, ये सब चीजें पूछी जा सकती हैं आपसे, ठीक है ना। और 5 वो राज्य बताइए जहाँ सबसे ज्यादा पेड़ पौधे का प्रतिशत बढ़ा हुआ है, लास्ट की अगर कोई रिपोर्ट आई हो, 1 रिपोर्ट, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। इसके बाद समान विज्ञान की बात है, तो समान विज्ञान में आप देखें तो समान विज्ञान में ज्यादातर जो सवाल होते हैं वो आपका क्रम जो है वो बायो से होता है, जैसे सबसे ज्यादा आपसे सवाल पूछे जाएंगे बायो में, ठीक है, फिर बायो के बाद जाता है आपका भौतिक विज्ञान, फिजिक्स और केमिस्ट्री। सबसे ज्यादा बायो से सवाल रहते हैं, बायो में भी कुछ मेजर पोर्शन है, जैसे इसमें ब्लड वाला सवाल रहता है, ठीक है ना,
कौन से संतान पैदा होगी, ये वाले रिलेशन वाले सवाल, या ब्लड से रिलेटेड, तो अगर कोई बीमारियां वो धातु, ठीक है, और उनसे संबंधित बीमारियां, ठीक है ना, वैक्सीन वगैरह क्या होती है, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि कोरोना आप जान ही रहे हैं। और साथ में बायो से पूछा जाता है अ, आपके जो विटामिन्स, उनके नाम क्या हैं, और आपके आंखों से संबंधित बीमारियां, ठीक है ना, निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष वगैरह, ये सब चीजें, ये बायो के मेजर पोर्शन, ये 6 चैप्टर है, ठीक है, यहाँ पे बहुत सवाल आता है, उसके बाद शेष से आता दूर। फिजिक्स में ज्यादातर जो पोर्शन रहता है वो आपका रहता है अ, परमाणु वाला, ठीक है, जैसे न्यूक्लियर, आपका न्यूक्लियर से संबंधित हो गया, परमाणु बम क्या है, हाइड्रोजन बम क्या है, क्या विधि है इनकी, भारत में इसका क्या प्रावधान है, किस स्टेज में भारत में चल रहा है, ठीक है ना, चौथी स्टेज क्या होती है पदार्थ की, ये सब चीजें फिजिक्स में पूछी जाएंगी, ठीक है ना। आइंस्टीन को पुरस्कार किसके लिए मिला था, ठीक है, ये सब चीजें आपको इसमें पूछी जाएंगी। केमिस्ट्री में क्या होता है, केमिस्ट्री में जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस और ये सब जो चीजें जो आपको डॉक्टर मुकेश बता रहे होंगे, वो सब इसमें समानता पूछी जाती है। परमाणु क्रमांक क्या होता है, परमाणु भार क्या होता है, न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ये बेसिक बेसिक जो चीजें होती हैं, जो माना जाता है कि आपको पता होनी चाहिए, वो आपको सामान्य विज्ञान में पूछी जाती है। तो मुख्यतः इतना ही आपके प्री में रहता है, ठीक है, इससे ज्यादा प्री में नहीं रहता। ये तो मैंने आपको बता दिया, और सब लोग भी आपको ये बताते हैं कि ऐसे ऐसे तैयार कर लो, ऐसे ऐसे तैयार कर लो, बस अच्छी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन ये लंबा समय मांगता है, प्रैक्टिस चाहिए इसके लिए, तो आसान काम नहीं, थोड़ा सा चैलेंजिंग है, टफ नहीं, टफ भी नहीं है, बस थोड़ा सा चैलेंज है, आपको मैनेज करना पड़ेगा। अब जैसे आपको मैं हिस्ट्री की बात बता रहा था, ठीक है, हिस्ट्री के लिए सबसे बेस्ट आपके लिए है कि आप हिस्ट्री के लिए आप स्पेक्ट्रम पढ़िए, लेकिन आपने एनसीईआरटी पढ़ ली हो उसके बाद, एनसीईआरटी के बाद स्पेक्ट्रम पढ़िए। और अगर आपको स्पेक्ट्रम सीधे समझ में आ रही है तो आप सीधे भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत डाटा दिया दिया हुआ है, ठीक है ना। एनसीईआरटी में थोड़ा सा छोटे छोटे करके ब्लॉक दिए हुए हैं, लेकिन स्पेक्ट्रम में बहुत सारा डाटा है, ठीक है। और ज्योग्राफी के लिए, ज्योग्राफी की तो सीरीज भी मैं चला रहा हूँ, आपको टॉपिक्स देखने हैं जो पढ़ाए जा रहे हैं, और आपने एनसीईआरटी से पढ़ा ही होगा, आई थिंक। और इसके साथ आपको जब जब प्री और थोड़ा सा नजदीक आ जाएगा, 2 महीने बाद, 1 महीने बाद, आपको उस पर लगाए हुए क्वेश्चंस केवल तैयार करने हैं जो पिछले साल आए थे, ठीक है। और क्वेश्चंस के हम बकायदा सीरीज चलाएंगे, जो केवल पुराने क्वेश्चंस को ही हल करवाएंगे, ठीक है ना। अपना कुछ हम नया नहीं देंगे, जो एक्सपेक्टेड होगा, हमको लगता होगा कि सवाल पूछा जा सकता है, तो वो हम बता सकते हैं एक्स्ट्रा में, लेकिन मेरे प्रयास यही रहेगा कि हम आपको वही सवालों की प्रैक्टिस करवाएं जो आयोग ने पूछे हैं। आप आयोग के स्तर को फॉलो करिए, ठीक है ना, इससे अच्छा स्तर और कोई नहीं बना सकता, ठीक। हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई, और इकोनॉमी में भी कुछ जो पैट सवाल हैं, ठीक है ना, वो तो पूछे ही जाएंगे। और हमको जो लगेगा एक्सपेक्टेड, तो एक दो हम बताएंगे आपको कि इससे तैयार करना है, ऐसा ऐसा करना है, लास्ट जो आंकड़े आएंगे उस समय इसकी तैयारी होगी, ठीक है। पर्यावरण और पारिस्थितिकी, इसके केवल क्वेश्चंस हल करने हैं, उसी में बहुत सारा डिस्कशन हमारा हो जाएगा और बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। और समान विज्ञान में भी सीरीज चली रही है, डिस्कशन हम लोग कर ही रहे हैं, तो ये सब चीजें आपकी कंप्लीट हो जाएंगी पूरी। लेकिन इसके साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट, ठीक है, इसमें ये दिया हुआ है कि जितने विषय ऊपर दिए गए हैं, इन्हीं विषयों पर यूपी में क्या हुआ है ये भी आपको देखना पड़ेगा। अब यूपी के लिए सबसे बेस्ट क्या है, आपको सबसे पहले यूपी का कोई एक बेहतरीन अखबार ले लेना चाहिए, चाहे कोई भी हो वो। आप जागरण ले लीजिए, या आप जनसत्ता ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, और उसमें एक दो न्यूज आती रहती हैं। हम लोग भी करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं, डॉक्टर मुकेश कवर कर रहे हैं डेली, उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं कि मुख्य चीजें क्या हैं। जैसे गंगा एक्सप्रेस वे है, ठीक है, गंगा एक्सप्रेस वे क्या लेंथ है इसकी, ये पता होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट जिनसे ये होकर गुजरता है, और ये किन किन मेजर शहरों को जोड़ता है,
ठीक है ना, बस इससे ज़्यादा हमको और पता होने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है। अब प्रयागराज है, प्रयागराज इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि प्रयागराज का नाम कब चेंज किया गया, प्रयागराज किया गया इलाहाबाद से, ये सब पता होनी चाहिए। और इसके अलावा यूपी से संबंधित अगर कोई डांस फेमस है, ठीक है, तो डांस से संबंधित अगर आप पुराने सवाल ही हल कर लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप फंसेंगे। बस आपको एक दो बार उसको आपको रिवाइज कर लेना है, उसको लिख कर तैयार कर लेना है। ठीक है। और रामसर साइट जो यूपी में नई जोड़ी गई हैं, ठीक है, तो वो आपको पता होनी चाहिए क्योंकि उनसे सवाल जरूर बनेगा, निश्चित बनेगा, इस बार भी बनेगा। ठीक है। और यूपी की जनगणना, ठीक है ना, ये पता होना चाहिए। जनगणना में आप सेक्स रेशियो है, शिक्षा रेशियो है, कहाँ कौन से 5 जिले हैं जो सर्वाधिक जनसंख्या वाले हैं, कम जनसंख्या वाले। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसकी आप प्रैक्टिस अभी चालू कर दीजिए क्योंकि ये चेंज नहीं होगा, आप जब अगला आएगा तब चेंज होगा। ठीक है ना, तो ये आपको पता हो जाना चाहिए अभी। जो मेजर गंगा एक्सप्रेस वे है, यमुना एक्सप्रेस वे है, ये सब चीज़ें आप जानकारी में होनी चाहिए। ठीक है। इसके अलावा एक वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट करके स्कीम आई थी। ठीक है, तो आप जिस जिले में है तो पहले उस जिले का पता कर लीजिए कि क्या है, तो कम से कम आपको एक जिले का तो याद ही हो जाएगा। उसके बाद आपके कोई साथी दोस्त किसी जिले में हो तो उनसे पूछ लीजिए भाई तुम्हारे जिले में क्या फेमस है, तो वो भी बता देंगे। और जैसे मुरादाबाद वगैरह में है, पीतल नगरी बोला जाता है, तो पीतल का सामान वहाँ फेमस है। ठीक है। और जैसे आपको चमड़े का सामान है कानपुर वगैरह में, तो ये तो वैसे आपको पता होगा। ठीक है, एक नज़र आपको डाल लेनी चाहिए। आपको सब याद करने की जरूरत नहीं है 75 जिले। आप जिस जिले में पहले उसको याद कर लीजिए। आप जो दोस्त हैं, तो जो सबसे अच्छे 10 दोस्त हों, बस उनको याद कर लीजिए, पूछकर उनसे उनको याद कर लीजिए। तो क्या होगा ना कि इसमें मैचिंग वाले सवाल आएंगे। तो अगर आपने दो भी मैच कर लिए ना तो आपका आंसर निकल जाएगा। हमें सब याद होना जरूरी नहीं है, बस ये पता होना चाहिए कि हमें आंसर निकालना पता होना चाहिए, बस, और कुछ नहीं। अगर आपने आंसर निकाल लिया तो आपकी सारी पढ़ाई सफल है, और नहीं निकाल पाए तो आपने कितना ही पढ़ा हो सब असफल है। ठीक है। अब ये तो आपसे मैंने प्री की बात कर ली, यही प्री की स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए। कुछ लोग पूछते हैं कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए, तो मेरा मानना ये है कि अगर कोचिंग कर रहे हो तो कोचिंग 6 घंटे की तो हो जाती होगी आपकी, कम से कम 2 लेक्चर। 6 घंटे कोचिंग के बाद आपको खुद के लिए समय चाहिए होगा, तो क्वेश्चंस आपको लगाने चाहिए जो आपने टॉपिक पढ़ा हो। ठीक है। और साथ में आपको कुछ इस हिसाब से आपको अपने दिन बांट लेने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 दिन हो गए। ठीक है। तो आप 6 घंटे की कोचिंग पर डे करते ही करते हैं, तो उस पे आप जो पढ़ कर आए उससे क्वेश्चंस लगाइए और उसको रिवाइज करिए नेक्स्ट डे। ठीक है। तो आपके पास रिवीजन का भी समय होना चाहिए 2 घंटे का। और अगर आप कोचिंग नहीं कर रहे हैं तो 6 घंटे तो आपको ये भी मिल जाएंगे, तो 6 2 8 बहुत है। ठीक है। तो आप 2 घंटे रिवीजन को रखिए, और 2 घंटे आपको प्रैक्टिस के लिए रखना होगा। अगर आप कोचिंग कर रहे हैं तो आपको यहाँ 4 घंटे और आपको बढ़ाने पड़ेंगे। और आप अगर कोचिंग नहीं कर रहे हैं तो आप 8 घंटे पूरा दे सकते हैं अपने सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। उसको मैं कैसे करता था, तो मैं आपको अपना बताता हूँ। ठीक है ना, आप अपने अपने हिसाब से उसको हल करिएगा, देखिएगा कि आपके पास जैसा भी समय हो उस हिसाब से आप करिएगा। ठीक है। जैसे मेरा जो पोर्शन सबसे कमजोर होता था, ठीक है, जैसे करंट अफेयर्स है, ये मैं सुबह ही पढ़ लेता था। ठीक है ना, सुबह कंप्लीट कर लेता था। अब इसको मैं बस रिवाइज करने के लिए अगले दिन रखता था, अगले दिन फिर पढ़ लिया, फिर रिवाइज किया उसके अगले दिन, तो ऐसे मेरा चलता था। तो करंट मेरा पढ़ ही रहता था। इसके बाद हिस्ट्री, हिस्ट्री में भी मैं मेजर पोर्शन सबसे पहले पढ़ता था मॉडर्न। 7 दिन होते थे, 7 दिन में मैं, जैसे आज भी मैंने पढ़ लिया मॉडर्न, कल भी मैंने मॉडर्न पढ़ लिया, फिर परसों गैप दे दिया। ठीक है, फिर उसके बाद चौथे दिन मॉडर्न पढ़ लिया, 5वें दिन मॉडर्न पढ़ लिया, फिर 6वें दिन गैप, फिर 7वें दिन मॉडर्न, फिर उसको मॉडर्न, इस तरीके से हम पढ़ते थे। ठीक है। ये 7वां दिन जो होता था, एक तो रिवीजन के लिए भी हो जाता था हमारे, और साथ में क्वेश्चंस वगैरह जो पुराने पूछे गए हैं उसको हल करने के लिए हो जाता था। तो
अगर 8 घंटे आप दे रहे हैं, मान लीजिए 6 घंटे आपने दिए पढ़ने को, तो 6 घंटे में मैं 1.5 घंटे करीब मॉडर्न को देता था। ठीक है? उसके बाद पॉलिटी, उसको 1.5 घंटे दे दिया हमने। ठीक है? तो हमारे 3 घंटे चले गए। काउंट करंट हमने पढ़ना है, तो 1 घंटे में करंट को दे दिया, तो 4 घंटे चले गए। अब बचे हमारे पास 2 घंटे। ठीक है? तो 2 घंटे में मॉडर्न हो गई, पॉलिटी हो गई। अब 2 घंटे में हम कोई भी ज्योग्राफी जोड़ लेते थे, तो 1.5 घंटे करीब, और आधा घंटे हम मैथ की प्रैक्टिस करते थे। तो इस तरीके से मैं मेजर पोर्शन कंप्लीट करता था। ठीक है? और 1-2 दिन पढ़ता था, फिर उसके बाद ये गैप, ये इसलिए गैप बनाया गया है क्योंकि यहाँ पर से सब्जेक्ट पढ़े जा सकें। इसके बाद इकोलॉजी भी है, ठीक है, और साइंस भी है, उसको थोड़ा थोड़ा देखना होता था। इस प्रकार से मैं अपना टाइम टेबल बनाए हुए था। आप इस हिसाब से अपना बना सकते हैं कि 6 घंटे का, 7 घंटे का, जैसा आपके पास अवेलेबल टाइम हो। थोड़ा घूमने फिरने, योगा करने का भी समय रखिए अपने पास, तो बहुत जरूरी है। ठीक है? तो इसके साथ साथ एक सजेशन मेरा और भी रहता है कि आप जब इतना जब बांट लेंगे चीज़ों को, तो आपको ये पहले देखना होगा कि सवाल सबसे ज़्यादा पूछे कहाँ जाते हैं। ठीक है? तो हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक, ज्योग्राफी और पॉलिटी और इकोलॉजी और साइंस, ये आपके 5 जो मेजर पोर्शन है। हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री की केवल बात कर रहा हूँ। आपके 5 मेजर पोर्शन है, ये आपका करीब 70% जो है ना पेपर कंट्रोल करता है। इससे डायरेक्ट 90 से लेकर 95 सवाल तक आ जाते हैं, सीधा आते हैं। ठीक है? इसमें कोई शक नहीं। और इसके बाद आपके करीब 20 सवाल आपके इकोनॉमी से हो जाएंगे, तो आपके करीब 115 सवाल हो गए। और 35 सवालों में सारा मिक्सअप होता है, इसमें करंट भी होगा, उसमें यूपी भी होगा, उसमें स्पेस पे कोई डाटा होगा, वो भी पूछा जा सकता है आपको। आप किसी पोर्शन में रख सकते हैं। तो मैं इस पर सबसे ज्यादा जोर क्यों देता हूँ, क्योंकि आपकी अगर इस पे पकड़ हो, तो आप 70% पेपर पे पकड़ बनाते हैं। 70% पेपर का मतलब कि आप ये समझिए कि अगर आपने इतना पढ़ लिया, तो आप करीब आप 80 से 85 क्वेश्चन जो है वो आप कर ले जाएंगे, और 90 सवाल तक। लेकिन इतना सब याद तो रहता नहीं। आपने 90 मान लीजिए इस वाले पोर्शन से अटेम्प्ट किए, तो आपके करीब 85 तक सही हो जाएंगे, 5 गलत हो जाएगा। इतनी श्योरिटी आपको रहनी चाहिए। तो आप 85 यहाँ पे आ गए। और मुझे पूरा यकीन है कि जब आप इकोनॉमी पढ़ेंगे, तो 20 में से 11 से 12 सवाल यहाँ निकाल देंगे, और करंट और यूपी स्पेसिफिक जो करंट में हम लोग पढ़ा रहे हैं, उससे करीब 10 सवाल के आसपास आ जाएगा। तो आप जोड़ेंगे ना, तो आपके करीब 105 से लेकर 110 सवाल जो करेक्ट वाले हैं वो आ जाएंगे। तो इस प्रकार से अगर माइनस मार्किंग भी अगर आपकी होती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हमेशा सेफ जोन में रहेंगे। ठीक है ना? जब से माइनस मार्किंग होने लगी, तब से ये सेफ जोन जो है ना, आप ये मान चलिए कि 98 प्लस रहता ही रहता है जनरल स्थिति में, पेपर बहुत सरल ना आए तो आप किसी भी तरीके से, अगर आप 108 सवाल करीब आप करते हैं सही, तो इसका मतलब है कि आप कहीं ना कहीं उसमें 128 से 130 अटेम्प्ट कर रहे हैं। ठीक है? या आप ज़्यादा भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, 138 भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो 108 पर आप 30 सवाल तक गलत करने के लिए ऑथराइज्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। आप 98 प्लस ही रहेंगे इसमें भी, क्योंकि जब -10 क्वेश्चन हो जाएगा, तो 10 माइनस होकर 98 ही बचेगा। तो आप 138 क्वेश्चन तक कर सकते हैं अटेम्प्ट, ये मैंने आपको बताया। लेकिन इसको कैसे अटेम्प्ट करना है, ये जब पेपर आ जाएगा ना, तो हम जब सवालों को हल करेंगे, तो कैसे हल किया जाता है, 50% वाले रूल कैसे लगाए जाते हैं, जो उन सवालों को हमें श्योरिटी नहीं है कि हम कर पाएंगे, यहाँ पर हमको ध्यान देना होता है। ठीक है? अब इसके बाद थोड़ा सा हम देखते हैं मेंस। इसके बाद जो सी सेट का सेकंड पेपर होता है, वो कई लोग फेल कर जाते हैं। वो केवल फेल इसलिए कर जाते हैं, घबरा जाते हैं, और कोई विशेष बात नहीं है उसमें। अ, इसको देखिए, सी सेट पेपर 2, इसमें कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाता है, हिंदी में ही होता है। आप कम्युनिकेशन स्किल पूछी जाती है हिंदी में,
तार्किक विश्लेषण, आप सवाल को देखकर क्या तर्क निर्णय है आपके, ये सब देखे जाते हैं। समान बौद्धिक योग्यता मतलब रीजनिंग वाली बात हो जाती है, रीजनिंग पूछी जाती है। अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित सवाल रहते हैं। अंग्रेजी हाई स्कूल तक है तो सिंपल पैराग्राफ रहता है, आसानी से पढ़ा जा सकता है। और हिंदी, हिंदी तो कर ही सकते हैं, अगर आपको इंग्लिश से डर लगता है कोई बात नहीं। और प्रारंभिक गणित, तो ये जो चीज है ना, ये आदमी घबरा इसलिए जाता है क्योंकि उनको अटेम्प्ट कभी करता नहीं। आपको एक महीने पहले कम से कम आपको सी सेट जो सेकंड का पेपर है ना, उसको कम से कम 5 बार लगा लेना चाहिए और देखना चाहिए कि आपका सेफ स्कोर क्या है। आपको 33% लाने, बस इससे ज्यादा नहीं लाने। समझ रहे हैं आप इनका? तो 33% आपको मार्क्स लाने हैं, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना। 100 सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। और प्रत्येक सवाल 200 नंबर का होता है, सॉरी 2 नंबर का होता है। और 33 क्वेश्चन आपको सही करने हैं। तो आप एक बार हल करके करीब एक महीने पहले देख लीजिए, आप क्या 33% सिक्योर कर पा रहे हैं। 33% सिक्योर करने का मतलब ये है कि आप क्या 40+ सवाल सही कर पा रहे हैं। लेकिन 40+ सवाल सही करने का मतलब है कि आप अटेम्प्ट केवल 45 या 48 ही करें, इससे ज्यादा आपको अनुमति नहीं दी जाएगी, 50 तक दे सकते हैं। तो क्या 40-50 अटेम्प्ट कर पा रहे हैं? अगर ये प्लस है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप पास हो जाएंगे। लेकिन अगर नहीं कर पा रहे हैं तो कुछ जो पोर्शन है उस पर नंबर तत्काल बढ़ाए जा सकते हैं, वो आपको कर लेना चाहिए। जैसे आप हिंदी कॉम्प्रिहेंशन और मुहावरे वगैरह, ये सब थोड़ा सा आप कर सकते हैं। कॉम्प्रिहेंशन में आंसर्स आप देख सकते हैं, इसमें बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, ये आपको तुरंत हो जाएगा। शांति से बस आपको हल करना है, शांत मन से आप हल करेंगे, इसके आंसर निकल जाएंगे, आसानी से होते आते हैं। और रीजनिंग में आप हल कर सकते हैं आसानी से, सिंपल होता है, आप आसानी से करीब 40+ का क्वेश्चन हल कर सकते हैं। लेकिन एक बार अपना एनालिसिस कर लेना चाहिए, एक मैथ पूर्व, है ना। ये नहीं हो कि आप 2 दिन पहले करें तो चेतावनी बिंदु पर पहुंच जाए। तो एक माह पहले कर लेंगे तो एक माह में आसानी से, वैसे भी आप अभी भी हल करेंगे तो 25 से 27 कर लेंगे। जो बच्चे भटक मतलब जिनको दिक्कत आ रही है, पास नहीं कर पा रहे हैं, जितनी भी है, तो इतना तो तब भी कर लेते हैं। केवल उनको 6 क्वेश्चन तो बढ़ाना है, तो 6 क्वेश्चन बढ़ाने का मतलब उनको 15 क्वेश्चन सही करना है, बस इससे ज्यादा नहीं। उनके माइनस मार्किंग ज्यादा हो जाते हैं, सही तो वो कर ही लेते हैं 35, लेकिन घबराने के चक्कर में कि नहीं गलत हो जाएगा ये वो, इस प्रकार के जो संशय रखते हैं उस वजह से उनके 25-27 क्वेश्चन बनते हैं, घबरा जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से रणनीति आपको रखनी पड़ेगी अपनी, ताकि आप चीजों को आसानी से टैकल कर लें। बहुत घबराए नहीं पेपर से, यूपी से के ऊपर। थोड़ा सा हम मेंस पर देख लेते हैं, मेंस पर क्या चीजें हैं। जैसे केवल इसको पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा इस पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं है हमारा, क्योंकि मेंस के समय हम इसको देखेंगे, ठीक है, फिर से पुनः अगर फ्री हो जाए उसके बाद। पेपर फर्स्ट है, इसमें एक गद्य खंड आता है, उसके प्रश्न आते हैं, उसको वो देखना पड़ता है। संक्षेपण आता है, गद्य एक लिखा होता है बड़ा, मान लीजिए 1000 शब्द का लिखा है, तो उसको 1 तिहाई में लिखना है। 1 तिहाई का मतलब 300 शब्दों में उसकी व्याख्या कर देनी है, ठीक है। तो इस तरीके से सरकारी अर्ध सरकारी पत्र क्या होता है, तार क्या होता है, कार्यालय आदेश अधिसूचना, ये सब लिखना। शब्द ज्ञान एवं उसका प्रयोग, ठीक है। जैसे अ, मतलब एक जैसे अ, अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा, जैसे 100 में 100 आया था हमारे पेपर में, मुझे याद है, तो उसको 100% बोलते हैं, ठीक है। कई वाक्यों के लिए एक सिंगल शब्द, ठीक है। उस तरीके से अगर आप गलत कोई सेंटेंस आप करेक्ट कर दें, इस टाइप की बात इसमें पूछी जाती है। अक्सर एवं प्रत्यय, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, वर्तनी एवं वाक्य शुद्धि और मुहावरे वगैरह ये पूछे जाते हैं, ठीक है। निबंध में 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, ठीक है। इसमें कला संस्कृति सामाजिक और राजनीतिक विषय ही होते हैं, इससे संबंधित कोई एक टॉपिक आएगा, आपको उसको हल करना है। अर्थशास्त्र, विज्ञान और कृषि, उद्योग, व्यापार, इससे संबंधित कोई
पता चल रहा होगा तो वो जरूर पूछा जाएगा आपसे। कुछ तो हल करना है, सेक्शन बी और सेक्शन सी। तो 3 निबंध रहते हैं, 150 नंबर का, प्रत्येक क्वेश्चन 50 नंबर का रहता है प्रत्येक निबंध। तो आप अगर 4-5 अच्छे निबंधों की, इस पर 2 निबंध और इस पर 2-3 निबंध, इस पर भी 2-3 निबंध अगर आप तैयार कर लेते हैं तो मतलब कुल मिलाकर आपने 9 से 10 निबंधों की अपनी प्रैक्टिस करनी है, तो आप आसानी से 90 प्लस नंबर लाने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, इतना नंबर आपके आ जाएगा, अच्छा अगर आपने थोड़ा बहुत निबंध लिखा हो। इसके बाद सामान्य अध्ययन फर्स्ट है, पेपर 3 बोलते हैं इसको। पेपर 3 क्यों? क्योंकि हिंदी का पेपर फर्स्ट हो गया, उसके बाद निबंध का सेकंड होगा, तो ये पेपर 3, लेकिन इसको GS 1 बोलते हैं। ठीक है? तो ये सब मैं आपको सिलेबस ये स्लाइड में दिए दे रहा हूँ, इसको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना? इस पर हम ओवर डिस्कशन इसलिए नहीं कर रहे हैं इस पर, क्योंकि हम ये मेंस के लिए रख रहे हैं। आपको इस तरीके से बताने में आप प्री पर फोकस नहीं हो पाएंगे, इसलिए उसको मेंस के बाद ध्यान देंगे। जैसे इसमें, जैसे मैं पढ़ूँ आपको, संस्कृति के इतिहास से प्राचीन काल से आधुनिक काल तक कला, प्रारूप, साहित्य एवं वास्तुकला। तो इसमें केवल मेंस में ना केवल आधुनिक भारत आती है। ठीक है, 1757 से लेकर 1947 और अब तक जो भी आधुनिक भारत की है वो पूछे जाएंगे सवाल। लेकिन जो प्राचीन भारत से लेकर वर्तमान भारत तक है, उसमें ज्यादातर साहित्य के स्वरूप, कला के स्वरूप, इन सब पर सवाल पूछे जाते हैं। जैसे मंदिर की स्थापत्य कला के बारे में बताइए, प्राचीन काल में कैसे थी, मध्यकाल में क्या हुआ, और मुगल आए तो किस प्रकार से कला का प्रतिरूप भारत में चेंज हुआ, इस सब की बातें की जाती हैं, लेकिन उसमें शासन काल के वगैरह में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम, उसके चरण और विभिन्न भागों में अपना योगदान देने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति और उनका योगदान। तो आप जब आधुनिक भारत पढ़ेंगे ना, तो उसमें महत्वपूर्ण व्यक्तित्व भी आता है, तो वही बात यहाँ पर है। ठीक है, स्वतंत्रता भारत के पश्चात देश के अंदर एकीकरण पुनर्गठन, आपने देखा होगा किस प्रकार से चैलेंज सरदार पटेल ने लिया था देश को एकत्र करने के लिए। तो ये सब बातें उसमें 1965 तक भारत में क्या चैलेंज थे, किस प्रकार की समस्याएं, नक्सलवाद की समस्याएं, और आसपास के युद्धों की समस्याएं, आपातकाल की स्थिति तक आ गई स्थिति थी यहाँ पर, तो उस समय कैसे हम लोग उससे उभरे, कैसे निकले, ये सब चीजें। और विश्व इतिहास में 18वीं सदी में, मतलब 18वीं सदी में किस प्रकार से 1700 से लेकर आज तक किस प्रकार से चीजें बदल रही हैं, इस पर फ्रांस क्रांति क्या हुई, इम्पोर्टेंट विश्व युद्ध। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। पूंजीवाद, समाजवाद, ये सब क्या है, नाजीवाद क्या है, फांसीवाद क्या है, इन सब चीजों पर चर्चा करें। भारतीय समाज एवं संस्कृति की मुख्य विशेषता। भारतीय समाज ये सोशियोलॉजी संबंधित है, सोसाइटी संबंधित है कि किस प्रकार से भारतीय समाज में परिवर्तन आ रहा है वैश्वीकरण के कारण, ये सब चीजें उसमें पूछी जाती हैं। और ये महिलाओं पर उसका क्या प्रभाव है, LPG रिफॉर्म जो हमारे यहाँ आए तो उससे क्या अर्थ निकला, है ना, क्या परिवर्तन हुआ, सामाजिक सशक्तिकरण हमारे यहाँ अभी तक कितना है, महिलाएं कितनी सशक्त हो गई हैं कानून के द्वारा, प्लस नैतिक रूप से। क्षेत्रवाद की क्या समस्या है, धर्मनिरपेक्षता क्या है, क्षेत्रवाद मतलब ये अपने क्षेत्र को लेकर लोगों के अंदर किस प्रकार की भावनाएं हैं। जैसे आपने बोडोलैंड की समस्या सुनी होगी, वो चाहते हैं कि हमारे लिए एक बोडोलैंड की स्थापना की जाए। ठीक है, जो पूर्वी भारत वाले हैं वो चाहते हैं कि हम एक अलग देश बन जाए। तो इस प्रकार की समस्याएं चलती रहती हैं। विश्व के प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, ये भूगोल से संबंधित पोर्शन है। जल मिट्टियाँ क्या है, ये विश्व से संबंधित जल मिट्टी है। ठीक है ना, वन विश्व में कैसे हैं, दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया में भारत के विशेष संबंध। ठीक है, दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया, साउथ एवं साउथ ईस्ट, तो ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, इन सबसे भारत के रिलेशन क्या है, या भारत उनसे कैसे व्यापार वगैरह करता है, उनसे संबंधित चीजें इसमें पूछी जाती है। भौतिक भूगोल, भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, भूकंप, ये सब चीजें जल धारणा जो है पूछी जाती है, हम लोग इसको कवर भी करेंगे। सामुद्रिक संसाधन एवं उनकी संभावनाएं, ये सब सवाल डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि जैसे भारत में समुद्र संसाधन तो बहुत है, लेकिन हम उनका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भारत इससे पीछे होता चला जा रहा है। कारण सहित उत्तर लिखिए।
तो इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा आपसे और इस पर एक आपको बेहतरीन आंसर लिखना है, ताकि क्योंकि ये सापेक्ष एग्जाम है, आपसे अच्छा कोई लिखेगा तो उसको नंबर मिलेंगे, ये नहीं कि सब पास होने वाले हैं। ठीक है ना, आपको अच्छा करना होगा, तो मैप डालना होगा, फ्लो चार्ट बनाना होगा और कुछ नया करंट जोड़कर उसको उस संदर्भ में बताना होगा। ठीक है, सीमांत क्या है, जनसंख्या की क्या समस्याएं हैं, विकास कैसा होता है, उत्तर प्रदेश का विशेष संदर्भ, उत्तर प्रदेश में कला संस्कृति वास्तुकला त्योहार ये सब क्या होता है, विशेष ज्ञान उत्तर प्रदेश का भूगोल वाला या जलवायु मिट्टी ये सब। तो इस पे 2 सवाल रहते हैं ज्यादातर उत्तर प्रदेश के, 2 या 2 से 3 और 4 तक भी इनकी संख्या हो सकती है। लघु उत्तरी में 2 हो जाएंगे और दीर्घ उत्तरी में 2 हो जाएंगे, इस टाइप से ये बांटा रहता है दोस्तों। ठीक है, तो जैसे पेपर 4 है मतलब जीएस सेकेंड, इसमें ज्यादातर करंट पोर्शन रहता है, संविधान की बात की गई है, केंद्र आपूर्ति संबंध, संवैधानिक योजनाएं, ये सब चीजें ये एक बार पढ़ लीजिएगा। और मेंस पर हम इन पर अलग अलग क्वेश्चंस देखेंगे बिल्कुल कैसे पूछा जाता है। ये एक टॉपिक जरूर है लेकिन इस पर अकेले सवाल कभी नहीं आएगा, इसका इसके साथ कंबाइंड करके आएगा या इसका इस विवाद के साथ कंबाइंड करके आएगा, ये चुनौती के साथ कंबाइंड करके सवाल पूछा जाएगा आपसे। तो ये सब जो चीजें हैं मिक्स ही पूछी जाती हैं, सिंगल सवाल कुछ नहीं होता टॉपिक में। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम मैंने अभी आपको पढ़ा भी रहा था, तो मैं बता रहा था आरपीए 1951 के तहत लोकसभा में क्या अ, अ, निहिताएं हैं, मतलब कैसे सदस्यों को हटाया जा सकता है। ठीक है, संवैधानिक पदों पर नियुक्ति शक्तियां, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राज्यपाल, संविधिक नियामक और अर्धन्यायिक निकाय, अभी चुनाव आयोग नीति आयोग इन सब पर हम पढ़ेंगे। सरकारी नीतियां हमने कैसे अपनाई, विकास कैसे कर रहे हैं, केंद्र राज्य संबंधों में क्या चैलेंज है या क्या समस्याएं आ रही हैं, स्वास्थ्य शिक्षा मानव संसाधन इस पर हमने कैसे फोकस किया, जैसे कोरोना में ही हम लोगों ने किस प्रकार से चीजों को चलाया है, कैसे इतने बड़े संकट से भारत को उबारा है, ये सब चीजें हमको ओवरऑल देखना है। ठीक है, और गरीबी भूखमरी और ये सब चीजें, शासन व्यवस्था, ये सब पढ़ लीजिएगा एक बार, इस पर अलग से हम लोग डिस्कस करेंगे। इंडेक्स कैसे आपको डालना है आंसर में, ठीक है, और फ्लो चार्ट कैसे बनाना है आंसर में। ठीक है, आपको लगता होगा कि और पैराग्राफ में राइटिंग करनी है कि पॉइंट में राइटिंग करनी है, ये सब चीजें आपको उस समय आंसर राइटिंग करते समय जब करेंगे हम लोग तो उस समय इस पर चर्चा करेंगे। पेपर 5 है जीएस 3, इसमें भी ये भी करंट से रिलेटेड है, इकोनॉमिक वाला पोर्शन है, बजट के अवयव गरीबी के मुद्दे अप्रत्यक्ष, भारतीय स्वतंत्रता पश्चात भूमि सुधार, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग वैश्वीकरण। ठीक है, और फिर विज्ञान से संबंधित हमारे अ, इधर पे इसरो ने क्या क्या किया है। ठीक है, ये कैसे हमारे देश का नाम रोशन कर रहा है, पर्यावरण में क्या चुनौतियां आ रही हैं। ठीक है, हम लोगों ने बहुत प्रयास किए लेकिन प्रदूषण कम नहीं हो रहा है, आपकी गोमती है मृत हो जाती है। ठीक है ना, जमुना है वो भी आगरा दिल्ली के समीप वो भी मृत पाई जाती है, उसमें कोई जीवन नहीं है। तो ये सब समस्याएं, जल संकट हो गया आपका, वायु संकट हो गया, ये सब चीजें पूछी जाएंगी। आपदा में जैसे अभी कोरोना में, तो कोरोना में किस प्रकार से हम आप एक अधिकारी होते तो किस प्रकार से संभालते, ये सब चीजें इस पर सवाल आपसे पूछे जाएंगे। आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियां जैसे भ्रष्टाचार आतंकवाद और प्रतिविद्रोह संगठित अपराधी सब क्या होता है और भारत के लिए कैसे आज भी चैलेंज बने हुए हैं। सुरक्षा बलों की भूमिका, पैरामिलिट्री फोर्स उन पर लगातार हमले हो जाते हैं नक्सल में, तो कैसे हम उनकी सुरक्षा बनाएं। ठीक है, ये सब, और उत्तर प्रदेश के विशेष संदर्भ में भी ये सब चीजें अलग से रहेंगी। उत्तर प्रदेश की जैसे कई समस्याएं रहती हैं, यहाँ पर ज्यादातर संप्रदायवाद की समस्या बड़ी है ना, और बड़े बड़े अभी हाल में ही आपने देखा होगा कि दिल्ली के समीप पूरा आगे आग लग गई थी, तो सब ये सब क्या वजह है, चुनाव के समय क्यों ऐसा हुआ, ये सब चीजें चैलेंजिंग हमारे लिए, भारत के लिए चैलेंज है कानून व्यवस्था के लिए। ठीक है ना, तो इस पर सवाल पूछा जाएगा। उत्तर प्रदेश में विकास के लिए ये सब कैसे बाधाएं आती हैं, इस सब पर चर्चा हो सकती है इसमें। और फोर्थ पेपर में नीति शास्त्र है, ये 2018 के पेपर से आना चालू हुआ है,
अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको इस पर फोकस रखना चाहिए। नंबर भी अच्छे गेन कराता है हिंदी मीडियम को, बस आपको कवर करना है एक अच्छी सी बुक। और जैसे अभिव्यक्ति है एटीट्यूड, तो कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे, समझने का आता है इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होती है, ठीक है। ये सब चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी। एक बुक लीजिए, उसकी परिभाषा अच्छे से लिख लीजिए, अ, और कोशिश कीजिए अपनी परिभाषा लिखिए, क्योंकि अगर कोचिंग की परिभाषा आप लिखेंगे ना, या मैं आपको जो बता दूं, मैं आपको एक ओवरव्यू दूंगा। मैं जब लिखता था तो अपनी परिभाषाएं लिखता था, मतलब लेता मैं कोचिंग से ही था या किताबों से, लेकिन मिक्स करके लेता था ताकि सिग्नल ना हो, क्योंकि कोचिंग में तो सब वही लिख रहे हैं, आप भी वही लिख रहे हैं, तो बहुत अंतर नहीं आएगा, आपको अच्छा लिखना है। तो ये सब चीजें, शासन व्यवस्था में ईमानदारी क्यों इम्पोर्टेंट, इंटीग्रिटी, और इस पर संबंधित केस स्टडी आपसे 2 से 3 पूछी जा सकती है, 4 तक पूछ सकती है। तो ये ओवरऑल मैंने डिस्कशन किया है आपसे। मेंस पर मैंने थोड़ा सा कम फोकस इसलिए रखा है क्योंकि मेंस के समय हम इसको अलग से विस्तार के साथ एक एक टॉपिक पर डिस्कस करते हुए हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। प्री अभी हमारा फोकस होना चाहिए, क्योंकि प्री की समय कम है, प्री में कंपटीशन ज्यादा होता है, और इस पे बहुत सारी चीज डिपेंड करती है कि आपने क्या पढ़ा और कितना आपने उसको वहां पर पेपर में आपने जो सवाल आपको आते थे वो तो ठीक ही ठीक, जो नहीं आते तो उनको आपने कैसे टैकल किया। तो ये सब एक ओवरव्यू मैंने दिया रणनीति का, और यही रणनीति होती है कि आप अधिक से अधिक सही सवाल कैसे हल कर सकें, ठीक है ना। सवालों को हल करना इसमें, और सबसे सही तरीका जो गाइडेंस देगा वो यूपी पीसीएस के जो पुराने पेपर है ना, केवल उन्हीं से आए। आप पुराने पेपर हल कीजिए, उससे बेस्ट कोई गाइडेंस नहीं दे सकता, आयोग से बेहतर, ठीक है। तो इतना पूरी चीजें हैं, और हम लोग पढ़ाई कर ही रहे हैं साथ में, तो निश्चित तौर पर बेहतर करेंगे। और पीढ़ी के समय मैं क्वेश्चंस की अलग से सीरीज एक चलाऊंगा, केवल जो आयोग में आए हुए सवाल हैं उन्हीं पर फोकस करेंगे, उन पर चर्चा करेंगे, ठीक है, ताकि हम लोग भटके भी नहीं, आयोग का स्तर को मेंटेन रखें। नहीं तो क्या होता है कि हम जाने अनजाने में भटक जाते हैं। अब आयोग ने थोड़ा पैटर्न चेंज कर दिया है, तो हमको भी थोड़ा सा चेंज चलना पड़ेगा, ठीक है। अब रटे रटाए सवाल नहीं आते हैं, ये हमको ध्यान देना चाहिए। तो ये पूरी ओवरऑल स्ट्रेटजी थी। आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पे आप अपने सवाल क्वेरी डाल सकते हैं, उसमें त्वरित आंसर भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। और उसमें पीडीएफ वगैरह शेयर होती रहती है। अभी तो मैंने प्रेजेंटेशन बनाए हुए हैं, और जब टॉपिक्स वाइज जब मैं कंप्लीट कर लूंगा तो उसको कंपाइल करके एक पीडीएफ टेलीग्राम में आप प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप उसको रखते रहिए, आपके पास जो नोट्स हैं, बुक्स हैं, उसी से आप पढ़ाई करिए। तो कुछ जैसे बुक्स का नाम मैं बता रहा था, बुक्स के नाम आपको मैं बता दूं एक बार। जैसे हिस्ट्री के लिए तो मैंने आपको स्पेक्ट्रम बता दी, ठीक है, और एनसीईआरटी, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं पढ़ना, स्पेक्ट्रम प्लस एनसीईआरटी। पॉलिटी के लिए आप दुनिया बताती है आपको लक्ष्मीकांत, मैं भी आपको वही नाम दूंगा। आपके पास किताब होगी भी लक्ष्मीकांत की, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। लेकिन आप यूपी पीसीएस के सवाल लगाइएगा इसको पढ़ने के बाद, तो आपको क्लियरिटी आ जाएगी, क्योंकि लक्ष्मीकांत ने बहुत डीप दिया है, उतना हमको नहीं पढ़ना है, हमको केवल अपने आयु से मतलब है, ठीक। इसके बाद पॉलिटी के बाद ज्योग्राफी, ठीक है ना। ज्योग्राफी के लिए आप एनसीईआरटी ही पढ़ लीजिए, और अगर आप कोचिंग कर रहे हो तो कोचिंग का कोई नोट्स होगा आपके पास, उसको पढ़ लीजिए। और मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ, आपको उसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी आपको। लेकिन एक अच्छी जो बुक होती है, अ, खुल्लर की आपने बुक पढ़ी होगी, खुल्लर आपको मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो कई लोग मुकेश बरनवाल की किताब रखते हैं, तो वो भी बढ़िया बुक है, आप रख सकते हैं, ठीक है? इस बुक को भी आप पढ़ सकते हैं। तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस के लिए आपको बहुत पढ़ने, बहुत आप मत जाइए पढ़ने के लिए, आप केवल जो है पुराने पेपर हल करिए, ठीक है, और सीरीज देखिए जो साइंस की चल रही है। और नासा वगैरह, सॉरी, हमारा इसरो वगैरह से संबंधित अगर कोई स्पेशल सवाल रहते हैं तो उस पर थोड़ा सा फोकस रखना पड़ता है। साइंस को अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं, इसमें बहुत डीप कभी जाता ही नहीं, ठीक है ना। और यही बात है इकोलॉजी के लिए, इकोलॉजी के लिए भी बहुत आपको किताब लेने की जरूरत नहीं है, बस एक बेसिक नॉलेज जो आप जियोग्राफी की किताब में ही पढ़ लेंगे, पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है, ये सब चीजें, तो आपको उससे काफी कवर हो जाएगा। और साथ में
आपको जब इस सीरीज में इकोलॉजी चलेगी तब वहाँ पर कवर करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो इतना ही आपको पढ़ना है। किताबें तो आपको केवल हिस्ट्री की, पॉलिटी की, ज्योग्राफी की पढ़नी है। इकोलॉजी और साइंस की किताबें नहीं, ज़्यादातर तैयारी इनकी सवालों से करिए। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर सवालों से अगर आप हल करेंगे तो मेजर पोर्शन आप इसका कवर कर लेंगे। ठीक है, और इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश स्पेशल चलता है। उत्तर प्रदेश स्पेशल में भी मैं आपको यही कहूँगा कि आप यूपी स्पेशल में घटना चक्री यूपी स्पेशल आया करती है। यूपी स्पेशल उस पे भी आप केवल त्योहार वाला पोर्शन पढ़िए। ठीक है, बांध वाला पढ़िए, और जो करंट की न्यूज चल रही है वो पढ़िए, वो आपको करंट से मिलेगा। और जो पार्क वगैरह है वो पढ़िए, क्योंकि रामसर साइट में भी बहुत सारी चीजें ऐड हुई हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। मेला त्योहार ये हो ही गया, और कहीं पर झीलें वगैरह अगर स्थापित हैं वो सब आपको पढ़ना पड़ेगा। इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है आपको। ठीक है ना, हिस्ट्री और बहुत ज़्यादा चीज़ों में मत पढ़िएगा। ज्योग्राफी से इसमें 2 ही 3 सवाल बनते हैं, कितने क्षेत्रों में बाँटा गया है, तो 10 क्षेत्रों में बाँटा गया है। और कौन सी मृदा पाई जाती है, तो मध्य गंगा मैदान की मृदा पाई जाती है। इस टाइप की चीज़ें पूछी जाती हैं। और कौन सा जिला हमारा सबसे बड़ा है, वो देखना पड़ेगा। कौन सा जिला 5 जिलों से टच करता है। ये जो छोटे-छोटे फैक्ट वाले सवाल होते हैं, बस आप पुराना वाला पेपर हल कर लेंगे ना, क्योंकि ये कभी चेंज हुआ तो है नहीं कि अब आज गंगा अगर हमारे बिजनौर में प्रवेश कर रही है, तो कल के दिन से सहारनपुर से चलने लगेगी। ऐसा नहीं, ठीक है ना, ये फिक्स है। तो आप पुराने सवाल अगर आप हल कर लेंगे ना, तो इस टाइप के आपके जो क्वेरी है वो सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, और भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो जो आपको पर्सनली लगती हो, ये तो मुझे लगा अपनी तरफ से बता देना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें छूट सकती हैं इसमें, क्योंकि प्रत्येक की तैयारी अपने-अपने हिसाब से होती है, अपने-अपने मकसद से। तो कुछ चीज़ें हो सकता है छूट जाएँ, तो आप पर्सनली आप टेलीग्राम में पूछ सकते हैं, तो आपको पर्सनली मैं मैसेज भी कर दूँगा। इस प्रकार से हमारा आपका संपर्क ही बना रहेगा। मेरा प्रयास ये है कि बहुत सारा यूट्यूब चैनल है, कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मतलब उतने सिलेबस के अंदर रखूँ आपको, जितने से सवाल आपसे पूछा जाता है, या भटकाव कम से कम हो आपका। ठीक है? तो चलिए, ठीक है, अभी इतना ही रखते हैं, और मेंस के समय मेंस की स्ट्रेटजी देखेंगे। ठीक है? आप टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लीजिएगा, और जो लोग भी हों आपके साथ, तो उनसे कहिएगा कि इस पे चैनल जॉइन कर सकते हैं वो, ताकि हम लोग जो हिंदी माध्यम की जो समस्याएँ हैं, रिज़ल्ट नहीं आ रहा है, उस पर एक थोड़ा-सा थॉरोली डिस्कशन भी कर सकें, और मैं क्या चाहता हूँ आपसे, और आयोग क्या चाहता है, इस सब चीज़ों पर एक बात हो सके। ठीक है? तो फिर मुलाकात होती है नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है?